गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सिंस द dawn of civilization there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter and clothing. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs, and herbs. He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. सबसे पहला जो क्लास साइंटिफिक बेसिस को यूज़ करके क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी वो की थी एरिस्टोटल जी ने। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडर किया था प्लांट्स को तीन ग्रुप्स में बांटने के लिए। वो तीन ग्रुप्स कौन से थे? ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। उन्होंने एनिमल्स को भी दो ग्रुप में डिवाइड किया था, एक जिनके पास रेड ब्लड थे और जिनके पास रेड ब्लड नहीं था। ठीक है। इन लीनियस टाइम a two kingdom system of classification with plantae and animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively. This system did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organisms. Classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले एरिस्टोटल जी ने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी। ट्रीज़ को प्लांट्स को तीन ग्रुप में बांटा था और एनिमल्स को दो ग्रुप में। उसके बाद क्या है, लीनियस जी ने टू किंगडम सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में बांटा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमेलिया में। ठीक है। तो ये जो सिस्टम था इसमें ना तो कोई यूकैरियोट प्रोकैरियोट की बात थी, ना यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, ना ही फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक की। ठीक है। जो उन्होंने ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की प्लांट्स और एनिमल्स में वो इजीली हो गई थी, इजीली कर दी थी उन्होंने, और अंडरस्टैंड करने में भी आसानी थी। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो किसी भी ग्रुप में फिट ही नहीं हुए, ना वो प्लांटे में आए ना एनिमेलिया में आए। इसीलिए जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो काफ़ी टाइम के लिए यूज़ तो हुआ, लेकिन वो इनएडिक्वेट हुआ, इनएडिक्वेट फीलिंग हुई, क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। ठीक है। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationships, etc. Classification system for the living organism have hence undergone several changes over the time, though plant and animal kingdoms have been a constant under all different systems. The understanding of what groups or organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. So, कि क्या कह रहे हैं कि जो ग्रोस मॉर्फोलॉजी हमने जो वेरियस क्लासिफिकेशन सिस्टम ये क्या कर रहे थे, ग्रोस मॉर्फोलॉजी के बेस पे डिवाइड कर रहे थे। लेकिन एक ज़रूरत ऐसी महसूस हुई कि हमें और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन करना चाहिए, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर, सेल वॉल कैसी है, न्यूट्रिशन का मोड कैसा है, हैबिटेट कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसे करें, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए भी क्लासिफिकेशन कर सिस्टम डेवलप करना चाहिए था। तो ये एक नीड फेल्ट हुई। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो टाइम टू टाइम काफ़ी चेंजेस के थ्रू गुजरा है, लेकिन क्या है कि सभी सिस्टम में प्लांट और एनिमल किंगडम कॉमन रही है। ठीक है। सो आइए नेक्स्ट we are moving ahead with R.H. Whitaker. So, R.H. Whitaker proposed a five-kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. The main criteria for classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, phylogenetic relationship. Table 2.1 gives a comparative account of different characteristics of five-kingdom classification. So, जो आज के ज़माने में प्रेजेंटली जो वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था R.H. विटेकर जी ने। इन्होंने जो किंगडम्स दी थी उनके नाम दिए थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। और इन्होंने जो मेन क्राइटेरिया यूज़ किया था अपना क्लासिफिकेशन के लिए वो था सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप।
अब हम इस टेबल में थोड़ा देखेंगे इनके बारे में क्या है। सो आप देखिए फर्स्ट ग्रुप मोनेरा है। मोनेरा में कैसे सेल होते हैं, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। सेल वॉल कैसी है, नॉन सेलुलोजिक सेल, नॉन सेलुलोजिक है और पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बनी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है मोनेरा में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, सेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक है, खुद से खाना बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक का मतलब है केमिकल्स के यूज़ करके सिंथेसाइज करते हैं खाना। फोटोसिंथेसिस। एंड हेट्रोट्रोफिक भी है कुछ, सेप्रोट्रोफिक भी है और पैरासिटिक भी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटिस्टा में कैसे हैं, यूकैरियोटिक है। सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसी है, ऑटोट्रोफिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रोपिक। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट कर लेनी चाहिए कि प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोट है और यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, प्रोटिस्ट। देन फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं, सेल वॉल होती है काइटिन की बनी हुई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर, लूज टिश्यू। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोपिक, सेप्रोफिटिक और या पैरासिटिक। फंजाई जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, ना ही वो ऑटोट्रोप्स हैं, वो अपना खाना नहीं बना सकती हैं, वो दूसरों पे डिपेंड करती हैं। हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्लांटी में क्या होता है, यूकैरियोट्स होते हैं, सेलुलोज की सेल वॉल होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, टिश्यू और ऑर्गन टाइप की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑटोट्रोफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनिमेलिया यूकैरियोटिक होते हैं, सेल वॉल इनमें नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गन सिस्टम होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोपिक, होलोजोइक और सेपरोफिटिक, ठीक है। देन let us moving ahead. The three domain system has also been proposed that give the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the third domain and thereby a sixth kingdom classification. You will learn in detail in higher classes. तो हमने 5 किंगडम देख ली, एक जो थी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दी गई थी, उसमें क्या था, जो मोनेरा है उसको 2 ग्रुप डोमेन्स में बांट दिया गया था, ठीक है। इसलिए इस वजह से वो 6 किंगडम हो गई थी। और उन्होंने क्या किया था, फंजाई को इंक्लूड नहीं किया था। लेट अस look at this 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. Earlier classification system में क्या था, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसिस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स को प्लांट्स में पुट कर दिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसमें क्या क्या इशू थे, उन्होंने क्या कंसिडर किया था जो कि क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया। पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था, वो क्या करते थे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसिस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबको उन्होंने प्लांट्स में रख दिया। क्यों रख दिया, जो कैरेक्टर इन सबको एक किंगडम में रख रहा था वो क्या था कि इन सब के पास सेल वॉल थी, ठीक है। इस वजह से क्या था, ये ग्रुप में और कुछ भी कॉमन बात नहीं थी, सिर्फ सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से इनको एक ग्रुप में रख दिया था, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया, और जो यूकैरियोटिक है, ये सारे एक ही ग्रुप में रख दिए गए, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टीसेलुलर है, ये सभी एक ग्रुप में आ गए, जैसे कि क्लामाइडोमोनास, पायरोगायरा, इनको इकट्ठे रख दिया गया एल्गी के अंदर, ठीक है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन, जो क्लासिफिकेशन थी उसने डिफ्रेंशिएट भी नहीं किया बिटवीन हेट्रोट्रोपिक एंड ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है फिर, लेकिन क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये भी नहीं नोटिस किया, ठीक है, कि फंजाई जो है वो हेट्रोट्रोपिक है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, और ग्रीन प्लांट जो ऑटोट्रोपिक होते हैं, इन दोनों को एक ही ग्रुप में रख दिया सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। और जबकि क्या था, इनकी सेल वॉल में भी डिफरेंसेस थे कि फंजाई के पास काइटिन की सेल वॉल होती है और ग्रीन प्लांट्स के पास सेलुलोज की, ठीक है। जब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया गया तो क्या हुआ, फंजाई को हमने एक सेपरेट ग्रुप में किंगडम में प्लेस किया और वो किंगडम बनी फंजाई, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हमने एक किंगडम में रखा मोनेरा में, और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या हुआ कि जो क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला थी, क्लोरेला को हमने पहले एल्गी में रखा था, ठीक है। और क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला को पैरामीशियम और अमीबा के साथ रख दिया गया, ठीक है। पैरामीशियम और अमीबा में क्या था, पहले इनको एनिमल किंगडम में रखा था क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं थी, ठीक है। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। दिस हैपन बिकॉज द, ये क्यों हुआ कि जो इनकी उठक पटक हुई है, क्लामाइडोमोनास यहाँ से उठ के उधर चला गया,
पैरामीशियम अमीबा इधर उधर। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो हम जैसे जैसे अपने क्राइटेरिया चेंजेस करते हैं तो वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स की प्लेसमेंट भी चेंज हो गई। ठीक है, दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू। जैसे जैसे ये चेंजेस जो हैं होते भी रहेंगे फ्यूचर में, जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, हम और इवोल्यूशन रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरस्टैंड करेंगे। तो over time an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphological, physiological, reproductive similarities but is also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship। बढ़ते बढ़ते टाइम के साथ हमने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है कि हम एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाएं जो कि ना सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी शो करे, लेकिन उनमें क्या है, फाइलोजेनेटिक सिमिलैरिटी भी हो, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी हों उनमें। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टर। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, विटेकर सिस्टम जो के अनुसार जो थी हमारी, और जो किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया है जिनको हम प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट 3rd and 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सो लेट अस नाउ बिगिन विद किंगडम मोनेरा। सो किंगडम मोनेरा में क्या आते हैं? इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया इसके सोल मेंबर्स होते हैं, और बैक्टीरिया जो हैं ये बहुत ही अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरिया सभी जगह ऑलमोस्ट एवरीवेयर फाइंड कर दिए जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं ये। हंड्रेड्स ऑफ एक अगर हम एक मुट्ठी मिट्टी लेंगे तो उसमें हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल सकते हैं। बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रह लेते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशियंस में, जहाँ पे कि अदर जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो इजीली नहीं सर्वाइव कर पाती हैं। काफ़ी जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैरासाइट्स के रूप में भी प्रेजेंट रहते हैं। बैक्टीरिया को हम शेप के बेसिस पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है स्फेरिकल। स्फेरिकल का स्फेरिकल कोकस। कोकस ये आप नीचे फिगर 2.1 में देखिए, सबसे फर्स्ट वन जो है एक गोल गोल सी, इसको ये है स्फेरिकल कोकस, गोल गोल सी है, और जब ये प्लूरल काफ़ी ज़्यादा है तो हमने इनको क्या बोल दिया? कोकाई। ठीक है, सेकंड है रोड शेप्ड बैसिलस। रोड शेप्ड, ये आप सेकंड देखिए चम्मच जैसा है, ये बीच में आगे जो इसका मुंह है ये स्पोर है। अगर ये स्पोर नहीं होता तो ये क्या था? रोड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये रोड शेप है, और रोड शेप्ड को हम नाम देते हैं बैसिलस, प्लूरल बैसिलाई। थर्ड है कोमा शेप्ड। कोमा शेप्ड को हम बोलते हैं विब्रियम। यहाँ 4th फिगर में देखिए विब्रियो, प्लूरल है ये, काफ़ी सारे प्लूरल हमने बोल दिया विब्रियो। ये है कोमा शेप के, कोमा शेप को हम नाम देते हैं विब्रियम। और देन नेक्स्ट इज स्पाइरलम, स्पाइरल, स्पाइरुलम। जो पिक्चर में थर्ड जो है ये स्पाइरिला, स्पाइरिला प्लूरल है इसीलिए काफ़ी सारे हैं, इसलिए हमने इनको बोल दिया स्पाइरिला। अगर ये सिंगल होते तो हम इसको बोलते हैं स्पाइरुलम, और उनकी शेप है स्पाइरल जैसी। ठीक है, नेक्स्ट है दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। हालांकि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन वो बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स की कंपैरिजन में बैक्टीरिया जो है ऐसा ग्रुप है, एज अ ग्रुप जब ये ग्रुप में एग्जिस्ट करता है तो ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। जब बैक्टीरिया एज अ ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। सम ऑफ द बैक्टीरिया, कुछ जो बैक्टीरिया है वो ऑटोट्रोफिक होते हैं, मतलब वो अपना फूड खुद से बनाते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का यूज़ करके, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स भी हो सकते हैं। कि फोटोसिंथेसिस का तो मतलब पता ही है कि लाइट को यूज़ करते हुए खाना बनाना, और कीमोसिंथेटिक का मतलब है केमिकल्स का यूज़ करके खाना बनाना। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोफ्स, मतलब जो अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो जो मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। बैक्टीरिया के अंदर और भी क्लासिफिकेशन है, जैसे आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि ये क्या, इनकी क्या खास बात है, ये मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज़, गरम गरम पानी में, जैसे स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स में, मार्शी एरियाज़। तो जब एक्सट्रीमली सॉल्ट एरियाज़ को हम बोलते हैं हेलोफाइल, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में रहने वालों को हम बोलते हैं हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स में रहने वालों को बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। मार्शी एरियाज़ में रहने वालों को हम बोलते हैं मिथेनोजेंस। आर्की बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से डिफर करते हैं क्योंकि इनके सेल वॉल स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होता है, और इस सेल वॉल स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वजह से ही इनको ये एक अद्भुत शक्ति प्रदान मिली हुई है कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं। मिथेनोजेंस जो ये बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ये रूमिनेंट एनिमल्स, जो ये काऊ और बफेलो टाइप के एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर मिलते हैं मिथेनोजेंस, और मिथेनोजेंस की वजह से ही बायोगैस प्रोड्यूस होती है, जो
एनिमल्स का डंग होता है, उनसे जो बायोगैस बनती है, बायोगैस मीथेन, वो मिथेनोजेंस की वजह से ही है। नेक्स्ट हमारे पास है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में क्या है, देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है ट्रू, सो यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। उनके पास क्या होती है, रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर ये मोटाइल है, अगर ये चल फिर सकते हैं, तो इनके पास फ्लैजुलम भी होगा। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, जैसा ग्रीन प्लांट्स के पास होता है, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर होती है, एक सेल से बनी होती है, और कॉलोनियल कॉलोनी में भी एग्जिस्ट कर सकती है, और फिलामेंटस फिलामेंट्स बना के भी। फ्रेश वाटर भी हो सकती है, मरीन भी और टेरेस्ट्रियल भी। ठीक है, सो जो कॉलोनी जो इनकी होती है साइनोबैक्टीरिया की, वो जेलेटिनस शीट से घिरी हुई होती है, जेलेटिनस शीट होती है इसके सराउंडिंग में। और ये आमतौर पे जो वाटर बॉडीज़ पोल्यूटेड हो जाती हैं, वहाँ पे ये ब्लूम्स फॉर्म करती हैं। कुछ जो ये ऑर्गेनिजम्स होती हैं, ये नाइट्रोजन भी फिक्स कर लेती हैं, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती हैं अपने, इनके पास कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, और ये स्पेशल सेल्स होते हैं हेटेरोसिस्ट। और ऐसा करने वाले कुछ जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है नोस्टोक और एनाबिना। ठीक है, नेक्स्ट है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स को ऑक्सीडाइज कर दिया, नाइट्राइड्स को, अमोनिया को। ठीक है, और फिर जो इनकी ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है, उसको ये एटीपी प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर की। नेक्स्ट है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, ये बहुत ही अबंडेंट होते हैं नेचर में, और मेजोरिटी जो ये हैं डिकम्पोजर्स होते हैं, और इनमें से काफ़ी ज़्यादा जो है ह्यूमन अफेयर्स में इम्पैक्ट डालते हैं। ये जो है हमारे दूध से दही बनाने में हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जो लेग्यूम रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कुछ पैथोजेंस होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स को डैमेज भी कर देते हैं, क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, फार्म एनिमल पेट्स को अफेक्ट करते हैं। कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये जो हैं ये बैक्टीरिया से ही होते हैं। कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया कोज करते हैं। बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करता है फिजन से। जो फिगर में दिख रही हैं, एक जो बैक्टीरिया था ये दो में डिवाइड हो गया, बीच में इनके वॉल फॉर्म हो गई है। ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये स्पोर्स भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, और कई बार ये है प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र भी कर लेते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे में। माइकोप्लाज्मा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास बिल्कुल ही सेल वॉल नहीं होती, और वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होती हैं, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेती हैं। काफ़ी ज़्यादा जो माइकोप्लाज्माज होते हैं ये एनिमल्स और प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, फिर अगली है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हमने देखा था कि ये सिंगल सेल्ड यूनिसेलर यूकैरियोट्स होते हैं। जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं उनको प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं, लेकिन इस किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। जो भी कोई भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन जो होता है, एक बायोलॉजिस्ट के लिए हो सकता है वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन हो, दूसरे के लिए वो प्लांट हो। ठीक है, हम अपने किताब में क्या है इसमें इंक्लूड करेंगे क्राइसोफाइट्स को, डाइनोफ्लैजिलेट्स को, यूग्लिनोइड्स को, स्लाइम मोल्ड्स को, और प्रोटोजोन्स को प्रोटिस्टा में कंसिडर करेंगे। जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, प्राइमरी तरीके से ये पानी में मिलते हैं, और इस किंगडम का जो लिंक है वो दूसरी किंगडम से भी देखने को मिलता है, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के साथ। क्योंकि ये यूकैरियोट्स होते हैं तो प्रोटिस्टन सेल बॉडी के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और बाकी सारी वेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। कुछ के पास फ्लैजिला सीलिया भी होता है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस कर सकता है एसेक्सुअली और सेक्सुअली भी, बाय प्रोसेस सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सो फर्स्ट किंगडम जो पहला जो हम इसके अंदर देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, वो है हमारा मेंबर क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, ये इस ग्रुप में डायटम्स और गोल्डन एल्गी हम किसको बोलते हैं, डेस्मिड्स को। तो ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं और मरीन एनवायरनमेंट में भी मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर करंट्स में पैसिवली फ्लोट करते हैं, तो हम इनको बोलते हैं प्लैंकटन। इनमें से ज़्यादातर जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स जो होते हैं वो सेल वॉल बनाते हैं, और टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाते हैं। अब डायटम्स में जो सेल वॉल होती है ना, वो दो
पतली पतली ओवरलैपिंग शेल्स बनाती हैं और आपस में फिट टुगेदर हो जाते हैं, जैसे जैसे साबुन का जो रखने का वो बॉक्स आता है ना, आपस में वो बंद हो जाता है, तो उस प्रकार का। जो वॉल्स होती हैं इनकी, उसमें सिलिका लगा होता है, इसीलिए जो इनकी वॉल्स होती हैं वो इजीली डिस्ट्रॉय भी नहीं होती हैं। इसीलिए जो डायटम्स काफ़ी ज़्यादा, जब डायटम्स अपनी सेल वॉल को छोड़ देते हैं अपने हैबिटेट में, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल वॉल डिपॉजिट देखने को मिलते हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ अर्थ के बाद। ये जब बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ, क्योंकि ये ग्रिटी होते हैं और इसीलिए हम इस मिट्टी को यूज़ करते हैं पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। और डायटम्स जो हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस में। नेक्स्ट है हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स ऑर्गेनिजम्स ये मोस्टली मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये येलो दिखते हैं, ग्रीन भी दिखते हैं, ब्राउन भी, ब्लू भी, रेड भी। डिपेंड करता है कि इनके सेल्स के अंदर मेन पिगमेंट कैसे कलर का है। सेल वॉल जो होता है इनके पास स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स की होती हैं बाहर की तरफ, और ज़्यादातर के पास क्या होता है, दो फ्लैजिला होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनली पड़ा होता है, दूसरा ट्रांसवर्सली। ठीक है, सेल वॉल की प्लेट के बीच में होते हैं फ्लैजिला, एक तो लॉन्गिट्यूडनली पड़ा होता है, एक ट्रांसवर्सली। ठीक है, आमतौर पे जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं कि वो जो समुंदर होता है, सी होता है, वो लाल रंग का दिखने लगता है और उसको हम बोलते हैं रेड टाइड्स। और रेड डाइनोफ्लैजिलेट का एक एग्जाम्पल है गोनिया ओलक्स। ठीक है, ये टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा नंबर में, और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा मछलियों की मौत भी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास यूग्लिनोइड्स क्या करते हैं, इनमें से ज़्यादा जो है ये फ्रेश वाटर होते हैं और रुके हुए, स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ पानी, उसमें भी मिलते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, बजाय इसके इनके पास एक प्रोटीन की रिच लेयर होती है, रिच लेयर ऑफ प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। और इसकी वजह से इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लंबा होता है, एक छोटा। हालांकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं जब इनको सनलाइट मिल जाती है, लेकिन जब इनको सनलाइट नहीं मिलती है तो ये हेटरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं और ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो यूग्लिनोइड्स में पिगमेंट्स होते हैं वो हायर प्लांट्स के सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है यूग्लिनोइड्स का यूग्लिना। नेक्स्ट है स्लाइम माउल्ट। स्लाइम माउल्ट क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सेप्रोफिटिक मतलब वो डेड एंड डिकेइंग मैटर खाते हैं। जो इनकी बॉडी होती है वो डेड डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स पे मूव करती रहती है और ऑर्गेनिक मैटर को खाती रहती है, एनगल्फ करती रहती है। सूटेबल कंडीशंस में ये एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, जो कि इनका एग्रीगेशन है, ये खुद में ग्रो करता है और मूव करता रहता है कुछ सेवरल फीट्स तक। अनफेवरेबल कंडीशंस में जो ये प्लाज्मोडियम इनका ग्रुप है, ये क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है और फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करता है अपनी। और फ्रूटिंग बॉडीज जो है इनकी, उसमें स्पोर्स बनते हैं उसकी टिप के ऊपर, और ये स्पोर्स में होती हैं ट्रू वॉल्स। स्पोर्स के पास क्या होती है, वॉल होती है, और ये वॉल होती है एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट और काफ़ी सालों तक सर्वाइव करते हैं ये एडवर्स कंडीशन में भी। ठीक है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोर्स एयर करंट के माध्यम से डिस्पर्स कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं, और प्रीडेटर की तरह भी लिव करते हैं, पैरासाइट की तरह भी लिव करते हैं। इनको, ये प्रोटोजोन्स को हम मानते हैं कि एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं। 4 ग्रुप होते हैं प्रोटोजोन्स के। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में, मॉइस्ट गीली सॉइल में रहते हैं। ये मूव करते हैं और अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, कैसे, सीडोपोडिया निकाल के। ऐसे सीडोपोडिया जैसे अमीबा करता है, लिखा भी हुआ है, सीडोपोडिया फोल्स फीट निकाल के। मरीन जो होती हैं ये, इनके पास सिलिका शेल्स होती हैं इनके सरफेस के ऊपर। इसके एग्जाम्पल है, जैसे जिस चीज़ के ऊपर ये पैरासाइट की तरह रहते हैं उसका एक एग्जाम्पल है एंट अमीबा के ऊपर ये पैरासाइट की तरह रहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इनके पास फ्लैजिला होती है, और पैरासिटिक जो इसकी फॉर्म्स होती हैं वो कोज करती हैं स्लीपिंग सिकनेस। इसके एग्जाम्पल है ट्राइपेनोसोमा। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का मतलब क्या है, ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, एक्टिवली मूव करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होती हैं। इनके पास एक कैविटी होती है, गुलेट नाम की कैविटी होती है, जो कि सेल सरफेस से बाहर की तरफ ओपन करती है, और सीलिया की जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है उसकी वजह से जो
वाटर में फूड होता है वो इनके गलट, इनकी ओपनिंग में चला जाता है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। नेक्स्ट इज स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करते हैं। इनमें क्या होता है कि इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में। इनके लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे इनके पास इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है। और जो जो सबसे नोटोरियस का है वो एग्जाम्पल इसका है प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, जो कि मलेरिया कोज करता है, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ बहुत ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन अफेक्टेड है। सो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में किंगडम फंजाई से कंटिन्यू करेंगे।